कल्पना कीजिए, आप दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज करने के कगार पर खड़े हैं। आप वो सच देख लेते हैं जो मानव सभ्यता को हमेशा के लिए बदल सकता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में आपका नाम लगभग गायब कर दिया जाता है। ये कहानी है एक ऐसी वैज्ञानिक की जिसने डीएनए की असली संरचना की झलक दुनिया को सबसे पहले दिखाई, लेकिन आज भी उनका नाम अक्सर परछाइयों में छुपा दिया जाता है। क्या रोजलिंड फ्रैंकलिन ही डीएनए की असली खोजकर्ता थी, और क्यों उन्हें उनके हक की पहचान नहीं मिली? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी और दुख भरी सच्चाई को। रोसलिंड फ्रैंकलिन का जन्म 25 जुलाई 1920 को लंदन के एक समृद्ध और शिक्षित यहूदी परिवार में हुआ था। बचपन से ही वो बेहद जिज्ञासु और तेज दिमाग की बच्ची थीं। जहां उस समय दुनिया भर में महिलाओं को विज्ञान और उच्च शिक्षा में ज्यादा जगह नहीं दी जाती थी, वहीं रोजलिंड ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नेचुरल साइंसेज में पढ़ाई पूरी की। लेकिन उनका असली जुनून था एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी, एक ऐसी तकनीक जिसके जरिए किसी भी पदार्थ की एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझा जा सकता है। रोसलिंड ने सबसे पहले कोयले और ग्रेफाइट पर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की। उन्होंने साबित किया कि कोयले में अलग अलग मोलेक्युलर अरेंजमेंट्स होते हैं। यह काम इतना महत्वपूर्ण था कि बाद में इसका उपयोग गैस मास्क और इंडस्ट्रियल फिल्टर्स बनाने में हुआ। लेकिन असली मोड़ आया जब वो 1951 में किंग्स कॉलेज लंदन पहुंची। यहीं उन्होंने डीएनए पर काम करना शुरू किया। रोसालिंड का फोकस था डीएनए की तस्वीरों को एक्स रे डिफ्रैक्शन से कैप्चर करना, ताकि उसकी असली संरचना का पता चल सके। 1952 में रोजलिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए की एक ऐसी तस्वीर खींची जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाली थी। यह तस्वीर थी फोटोग्राफ 51। इस तस्वीर में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन यहीं से शुरू हुई साइंटिफिक पॉलिटिक्स और क्रेडिट स्नैचिंग की कहानी। कहा जाता है कि फ्रैंकलिन की यह तस्वीर बिना उनकी अनुमति के उनके सहयोगी मॉरिस विल्किंस ने जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक को दिखा दी। और बस, ये वो क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। वॉटसन और क्रिक पहले से ही डीएनए की संरचना पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था। जब उन्होंने रोसालिंड की फोटोग्राफ 51 देखी, तो उनकी थ्योरी को नया आधार मिल गया। कुछ ही महीनों में वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की पूरी मॉडल तैयार कर दी। 1953 में नेचर जर्नल में उनका प्रसिद्ध रिसर्च पेपर छपा और दुनिया ने डीएनए की रहस्यमयी संरचना के बारे में जाना। लेकिन जरा सोचिए, उस पेपर में रोजलिंड फ्रैंकलिन का नाम भी मुश्किल से एक एक्नॉलेजमेंट में आया। फ्रैंकलिन ने डीएनए की खोज पर अपना काम जारी रखा, लेकिन उनके साथ एकेडमिक पॉलिटिक्स ने हमेशा बाधाएं खड़ी की। 1958 में सिर्फ 37 साल की उम्र में रोजलिंड फ्रैंकलिन का निधन ओवेरियन कैंसर से हो गया। कहा जाता है कि लगातार एक्स-रे रेडिएशन एक्सपोजर भी उनकी बीमारी का कारण बना। सिर्फ 4 साल बाद 1962 में वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को डीएनए की डबल हेलिक्स खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला। लेकिन रोजलिंड फ्रैंकलिन, उनका नाम नोबेल कमेटी की लिस्ट में भी नहीं था, क्योंकि नोबेल प्राइज किसी मृत व्यक्ति को नहीं दिया जाता, और रोसलिंड उस समय तक इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। आज जब हम जेनेटिक्स, क्लोनिंग, फोरेंसिक साइंस और मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं, तो ये सब रोजलिंड फ्रैंकलिन के बिना संभव ही नहीं था। डीएनए का सही मॉडल उनकी मेहनत और फोटोग्राफ 51 के बिना कभी पूरा नहीं हो पाता। आज कई वैज्ञानिक उन्हें द डार्क लेडी ऑफ डीएनए कहते हैं, लेकिन असल में वो अनसंग हीरोइन ऑफ साइंस थीं, जिनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। रोसलिंड फ्रैंकलिन की जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्चा योगदान कभी खोता नहीं। भले ही उस समय उन्हें उनका हक नहीं मिला, लेकिन आज दुनिया मानती है कि डीएनए की असली खोज में उनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। तो अगली बार जब आप डीएनए की बात करें, याद रखिए कि उसकी डबल हेलिक्स के पीछे एक नाम हमेशा छुपा रहा, रोजलिंड फ्रैंकलिन।